हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में एक चैप्टर जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बचे हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस है वही बचे हैं, लेकिन त्रिकोणमिति ख़त्म हो चुका है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम चालू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज में हम लोगों को सीखना है 10 क्लास में, 10th क्लास में समरूप कि समरूप त्रिभुज के समरूपता के बारे में सीखना है। तो त्रिभुज के समरूप क्या होता है, और हम लोग 9th क्लास में ही त्रिभुज के सर्वांगसम सीख चुके हैं। तो आज दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले त्रिभुज के सर्वांगसम क्या होता है और त्रिभुज के समरूप क्या होता है, और इनके बीच में क्या क्या अंतर है और क्या है, सब आज ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। शुरू करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में क्या क्या सीखेंगे आज? सर्वांगसम और समरूप अंतर क्या है, इसका पहचान क्या है, वही सीखेंगे। कौन कौन आकृतियाँ सर्वांगसम हो सकती है, कौन कौन नहीं होगी, कौन समरूप होगी, कौन समरूप नहीं होगी, कौन कौन आकृतियाँ समरूप और सर्वांगसम दोनों होगी, या कौन आकृतियाँ इनमें से कोई एक होगी। तो चलिए देखते हैं। सर्वांगसम पहले पढ़ेंगे। इसके सर्वांगसम अगर समझ जाते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? समरूप के बारे में जानेंगे। तो पहले चले सर्वांगसम पहले जानते हैं। सर्वांगसम देखिए क्या होता है। सर्वांगसम हम लिखे हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होती है। कब होती है? यदि उनका आकार और माप, दोनों समान हो, यानी दोनों बराबर हो। क्या, एक बार देखिए क्या लिखे हैं? दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका आकार और माप दोनों समान हो। या इसे दूसरे तरीक़े से बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाएगी यदि आकृति को बिना झुकाए या मोड़े दूसरी आकृति पर इस प्रकार रखा जा सके कि यह दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ठीक ठीक ढक ले। चलिए इसका मतलब समझाएंगे क्या होता है। ये तो समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका आकार मतलब कौन आकार है? वृत्ताकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, या समबाहु त्रिभुज है, मतलब जो कौन आकार है और उसका माप क्या है। जैसे दो गो आकृति लेते हैं कोई भी, जैसे हम यहाँ पर फिलहाल दो गो वृत्त लेते हैं, तो हम बोलेंगे कौन, ये दोनों कौन सा आकार है? तो आप बोलिए कि दोनों क्या है? वृत्त है, यानी कि दोनों क्या है? वृत्ताकार है। तो बोल रहा है कि आकार भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए आकार सेम है। तो क्या आकार सेम है तो हम क्या बोल देंगे कि सर्वांगसम है? तो बोलिए नहीं। कब बोलेंगे? जब आकार के साथ साथ इसका माप दोनों समान होना चाहिए। माप ही इसका क्या होगा, मतलब इसकी अगर त्रिज्या हम लोग 5 है तो इसका भी क्या होना चाहिए? त्रिज्या 5। तब क्या होगा? ये दोनों सर्वांगसम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए एक दो गो वर्ग बनाते हैं। दो गो वर्ग है, इसका मान लीजिए भुजा 4 4 4 4 है। इसका भी दोनों वर्ग है, तो दोनों वर्ग है और मतलब आकार दोनों क्या है? सेम है। और अगर दोनों माप सेम होता है तब क्या होगा? सर्वांगसम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि अगर इसका भुजा मान लेते हैं 5 5 5, नहीं होगा, ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बार ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि आकार और माप दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ तो ये तो दिख रहा है कि दोनों क्या है? वर्ग है। वर्ग कैसे है? वर्ग हम अभी बोले जैसे चारों भुजाएं बराबर भी होती है और प्रत्येक कोण 90, तो माने हैं कि क्या है? दोनों वर्ग है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इस वर्ग की भुजा 4 है और इस वर्ग की भुजा 5 है, इसलिए इस दोनों का माप अलग अलग है, माप बराबर नहीं है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम नहीं है। और ये यहाँ देख रहे थे कि दोनों आकार एक ही था, वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या 5 और उसकी भी त्रिज्या 5, इसलिए आकार और माप बराबर होने के है, इसलिए हम इसे क्या बोले कि ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम है और ये दोनों आकृतियाँ नहीं है। अगर इसको 5 मान लेते, इसको 6 मान लेते, तो ये देखते ये आकृति तो बड़ा सेम होती, लेकिन इसका माप अलग अलग होता और ये भी सर्वांगसम नहीं होता। चलिए
ये वाला परिभाषा को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, अकबर इसको देखिए। बोल रहा है कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाएगी यदि आकृति को बिना झुकाए या मोड़े दूसरे आकृति पर इस प्रकार रखा जा सके कि यह दूसरे आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले। देखिए, इसको बताने से पहले जैसे एक छोटा सा प्रयोग करूंगा, देखिएगा, छोटा सा प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखिएगा, आपके कैमरा में दिखाई दे रहा होगा कि जो दोनों आकृतियाँ क्या है, ये आयताकार आकृति है, दोनों आकृति, और दोनों आकृति आयताकार है और दोनों का साइज सेम है। ये दोनों A4 साइज का है, दोनों का साइज सेम है और दोनों आकृतियाँ क्या है, आयताकार है। तो ये इस परिभाषा में बोल रहा है कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाएगी यदि आकृति को बिना झुकाए, यदि आकृति को बिना झुकाए या बिना मोड़े। मान लीजिए ये कोई आकृति है, यहाँ पर रखते हैं, ये फैन चल रहा है तो हिल रहा है, मतलब बोल रहा है कि कोई आकृति है, मान लीजिए दो आकृति ले रहे हैं, अब चेक करना है कि दोनों सर्वांगसम है कि नहीं, चेक करना है दोनों सर्वांगसम है कि नहीं। तो बोल रहा है कि दोनों आकृति को सर्वांगसम कब होगी, जब बिना झुकाए और बिना मोड़े एक दूसरे पर रखा जाए तो ये दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। मान लीजिए हम इसको, इस पर एक आकृति वाला है, इस पर एक दूसरा आकृति रखते हैं, देखिए रख रहे हैं बिना मोड़े, मतलब बिना मोड़े, वो बिना झुकाए, इसका मतलब इसको बिना इस तरह झुकाए और बिना इस तरह मोड़े इस प्रकार रखिए कि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्ण रूप से ठीक ठीक ढक ले। देखिए रखे हैं, अब एक दूसरे को ठीक ठीक ढकने का अच्छा समझने का एक उपाय है कि आप देखिए, उधर से आप देख रहे होंगे अपने तरफ से, तो ये जो दो कलर का पेज लिए थे A4 साइज का, एक रेड था और एक येलो था, उधर से आप लोगों को रेड वाला नहीं दिख रहा होगा पूरा, क्योंकि ये जो येलो वाला आकृति है इस रेड वाले आकृति को पूरी तरह ढक लिया है। और आप इधर से भी देखिएगा, तो अगर इधर से देखिएगा तो येलो वाला नहीं दिखेगा क्योंकि पूरी तरह ढक लिया है। यानी कि आप दो आकृतियों को सर्वांगसम, अगर दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम होगी, कोई भी आकृति हो, ये तो आयताकार आकृति है, आप दोनों आकृतियों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखिएगा, अगर इधर से एक तरफ से देखकर पता ना चले कि इसमें दो आकृति है, एकदम साइज देखिए सेम, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ये जो आकार है सब सेम होना चाहिए, पता ना चले कि दो आकृति एक दूसरे के ऊपर रखे तो दोनों आकृतियाँ क्या होगी, सर्वांगसम होगी। देखिए इसकी चौड़ाई भी सेम है, चौड़ाई सेम है कि नहीं है, देखिए इसकी चौड़ाई क्या है, सेम है, इसकी लंबाई भी क्या है, सेम है, और सब कुछ सेम है, तो ये क्या होगी, दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम होगी, क्योंकि इसको बिना मोड़े और बिना झुकाए देख रहे हैं तो दोनों आकृतियाँ पूर्ण रूप से ढक ले रही है। पूर्ण रूप से ढकने का अच्छा उपाय हम बार बार बोल रहे हैं समझने का। देखिए आप, अगर आप रेड तरफ से देखते हैं तो येलो पेज नहीं दिखेगा, अगर आप येलो तरफ से देखते हैं तो रेड पेज नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आकृतियाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ क्या है, ये एक दूसरे में सर्वांगसम है। चलिए अब इस त्रिभुज की सहायता से समझते हैं, इसको रख देते हैं। त्रिभुज में समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से हम 4 आकृति त्रिभुज का बनाए हैं। हम इस आकृति का पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा आकृति नाम देंगे। चेक करेंगे कि कौन कौन आकृतियाँ एक दूसरे में सर्वांगसम है और कौन कौन नहीं है। तो देखिएगा, अगर ये दोनों आकृति में तुलना कीजिए, इस दोनों में, तो देख रहे हैं कि एक भुजा, सॉरी इसको बी नाम दिया, एक भुजा
क्या है 3 है, मतलब तीनों भुजाएं क्या है 3 है 5 है 7 है। इसमें भी क्या है 3 है 5 है 7 है। इसमें भी क्या है 3 है 5 है 7 है। इसमें क्या है 3 है 5 है 6 है। पहले इस दोनों में देखें तो हम कैसे पता करेंगे कि सर्वांगसम होगी या नहीं होगी। तो ऐसा त्रिभुज को अगर मान लीजिए ये जो भुजा 7 है, 7 को यहाँ आप रखिए इस 7 पर, यानी PQ को आप AC पर रखेंगे, PQ को AC पर रखेंगे, AC के पर, और यहाँ देख रहे हैं PQ AC पर, और ये QR को किस पर रखेंगे AB पर, QR को क्या रखेंगे AB पर, और एक क्या है BC, यानी कि एक PR को किस पर रखेंगे BC पर, PR को किस पर रखेंगे BC पर। ये दोनों बराबर हैं। देखिए ये जो भुजा है PQ ये किसके बराबर है AC के बराबर है, और ये PR है जो किसके बराबर है BC के बराबर, और QR जो है किसके बराबर है AB के बराबर। आप इसको मतलब कैसे भी घुमाकर, ऐसा घुमाकर इस आकृति पर रखिए, जैसे 7 को मैं घुमाकर यहाँ रखता हूँ और 3 को ऐसे रखूँगा कि यहाँ आ जाए, और 5 को, देखेंगे कि जो दोनों आकृति है ना ये पूरी तरह ढक लेगी। पूरी तरह ढकने का मतलब आप मतलब अगर यहाँ रख देते हैं इसको उठाकर घुमाकर, जैसे जैसे हम बोले ऐसे ये वाला PQ को इस पर रखेंगे, इस भुजा पर AC पर, PR को भुजा BC पर रखेंगे, और QR को भुजा AB पर रखेंगे, तो हम लोग ऊपर से देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि आकृतियाँ 2 गो है या 1 गो है, क्योंकि ये मतलब पूरी तरह ढक लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर 2 गो आकृति है। सेम यहाँ भी देखिए, यहाँ पर अगर 3, ये 3 को अगर यहाँ रख देंगे PR पर, ये KM यानी 5 को क्या रखेंगे PR पर, और ये KL को क्या रखेंगे QR पर, और ये 7 को, ये जो LM है LM पर किस पर रखेंगे PQ पर, तो ये भी पूरी तरह ढक जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कितनी आकृतियाँ है यहाँ पर, सब पूरी तरह एकदम ढक जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला, ये DE है, D कितना है 3 है, तो मान लीजिए इसको 3 पर ये KL पर रख देंगे। ये DF क्या है 6 है, और EF क्या है 5 है, 5 पर रख देंगे। लेकिन देखिए ये तो 5 वाला इस पर आ जाएगा, और ये 3 वाला भी इस पर आ जाएगा, इस पर दोनों हो गया। लेकिन ये अगर 6 वाला यहाँ रखेंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों का ऐसा ही होगा, पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। एक सेकंड समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब ये क्या है, अगर हम इसको लाकर आप लोग यहाँ रखिएगा तो 3 को रखिएगा तो एकदम आ जाएगा, इतना लंबा आएगा, ठीक है 3 को। और ये जो EF को रखिएगा यानी 5 वालों को, ये भी आ जाएगा। लेकिन जो ये है छोटा है, 6 छोटा है, तो हम लोग का कैसा होगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, मतलब 7 से छोटा होगा, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। मतलब साइज अगर दो गो त्रिभुज लेंगे और चेक करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है, तो देखेंगे सभी भुजा वो क्या क्या है, सभी भुजाएं अगर एक दूसरे बराबर है तो सर्वांगसम होगा, अगर बराबर नहीं है, बड़ा छोटा है, तो सर्वांगसम नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वृत्त, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तीनों क्या है, सर्वांगसम एक दूसरे में है। लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये जो भुजा 6 है इधर 6 के बराबर नहीं है, तो ये जो है सर्वांगसम नहीं है। ये है, ये भी, ये तीनों क्या है। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, समझा रहे हैं। सर्वांगसम क्या होता है, जब 2 आकृतियाँ, सर्वांगसम कब होती है, जब आकार और माप दोनों सेम हो। आकार मतलब कौन आकार है, वृत्ताकार, आयताकार, सब मतलब जो आकार होगा वो देख लेना है। उसका आकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और माप भी सेम होना चाहिए। 2 ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाएगी यदि आकृतियों को बिना झुकाए, बिना मोड़े, भी अच्छा एग्जाम्पल लिए थे ये पेज वाला, जो जैसे कि बिना झुकाए और बिना मोड़े एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे, तो एक आकृतियाँ देख रहे थे तो दूसरी आकृतियाँ नहीं दिख रही थी। इसका मतलब कि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को मतलब पूरा ढक ले रही थी। यही बोल रहा है कि एक दूसरे को मतलब कि इसमें पूरा क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से ढक लेना चाहिए। पूर्ण रूप से ढकने का पहचान सबसे अच्छा है कि अगर आप उधर से देखिएगा तो इधर वाली आकृति नहीं दिखेगी, अगर आप इधर से देखिएगा तो पीछे वाली आकृति नहीं दिखेगी। तो अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर देखेंगे कि कौन सी आकृतियाँ सर्वांगसम होगी और कौन नहीं होगी। तो देखिएगा ध्यान से। जैसे हम दो गो वृत्त लेते हैं, ये है वृत्त, एक ये है, मान लीजिए 2-3 वृत्त लेते हैं। ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 5 है, इसकी त्रिज्या क्या है 3 है, और इसकी भी क्या है 5। बोलेंगे कि यहाँ पर हम तीन आकृति बनाए हैं। क्या बनाए हैं? तीन आकृतियाँ को इसकी वृत्त की, और तीनों में त्रिज्या हम लिख दिए हैं, एक 3 है, एक 5 है, और वो भी 5 है। तो हम लोगों को पता करना होगा कि बताइए कि ये जो तीनों आकृतियाँ में कौन कौन आकृतियाँ की सर्वांगसम है। क्या तीनों एक दूसरे तीनों सर्वांगसम है, या 2 सर्वांगसम है, या कोई भी सर्वांगसम नहीं है एक दूसरे। तो हम क्या बोले कि अच्छा एग्जाम्पल था, 2 परिभाषा दे रहे थे कि उसका जो आकार होना चाहिए और माप भी दोनों सेम होना चाहिए। आकार तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का आकार क्या है, वृत्ताकार है, लेकिन माप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ इसका 3 है, इसका 5 है, और इसका भी 5 है। ये 5 और ये तीनों तो क्या है, आकार सेम है, वृत्ताकार है। इसका 5 है त्रिज्या, और इसका भी त्रिज्या 5, यानी दोनों का माप सेम है। तो ये इसका मतलब कि ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। वृत्त क्या होगा, दोनों सर्वांगसम होगा। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसका माप जो है 3 है, और हमें सर्वांगसम का परिभाषा पता है कि इसका आकार के साथ साथ माप भी सेम होना चाहिए। तो इस दोनों का आकार भी सेम है और माप भी सेम है, इसलिए ये सर्वांगसम है। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सभी वृत्त जिनके त्रिज्या समान लेते हैं, जैसे बहुत सारे वृत्त लेते हैं और देखते हैं कि अगर सभी की त्रिज्या सेम है तो वो सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, और त्रिज्या सेम नहीं है तो वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे। यानी कि वृत्त को सर्वांगसम होना त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या सेम तो वो वृत्त सर्वांगसम, अगर त्रिज्या नहीं सेम यानी त्रिज्या नहीं बराबर तो वृत्त नहीं सर्वांगसम। ऐसे ही आयत लेते हैं, आयत लेंगे, मान लीजिए आयत यहाँ पर एक यहाँ बना रहे हैं, एक यहाँ बना रहे हैं, एक यहाँ बना रहे हैं, एक यहाँ। इसका 3 भुजा है, क्या है 3 है। इसका क्या है 4 4 4 4, ये भी 4 4 4। इसमें देखिएगा 4 आकृति बनाए हैं, 4 आकृतियाँ, चारों आकृतियाँ क्या है, वर्गाकार है। और इसका माप क्या है, इस दोनों का माप क्या है 3 3 है, और इस दोनों का माप क्या है 4 4 है। तो देख रहे हैं कि ये जो दोनों आकृतियाँ क्या है, इस दोनों आकृतियाँ तो चारों आकृतियाँ तो क्या है वर्गाकार है, लेकिन ये दोनों आकृतियाँ वर्गाकार होने के साथ साथ इस दोनों के माप भी बराबर हैं, इसलिए ये दोनों क्या है एक दूसरे में सर्वांगसम है। और इस दोनों में भी क्या है, यही है। देखिए इस दोनों में आकार के साथ साथ इसकी क्या है माप भी क्या है बराबर है, तो ये क्या भी सर्वांगसम है। तो आप ये नहीं बोलिएगा कि ये चारों क्या है एक दूसरे में सर्वांगसम है, ऐसे नहीं बोलिएगा। ऐसे बोलिएगा कि ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे में सर्वांगसम है, और ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे में सर्वांगसम है। इसी तरह हम मान लीजिए कोई 2 लाइन लेते हैं, 2 रेखा लेते हैं, जैसे 2 रेखाखंड लिए हैं, इसकी माप है 5 और इसकी भी माप है 5। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम है? तो एकदम बोल सकते हैं। आप इसको ला कर देखेंगे कि दोनों क्या रेखाखंड है और दोनों की माप क्या है, सेम है। तो रेखाखंड को सर्वांगसम होना रेखा की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लंबाई सेम है तो सर्वांगसम, अगर सेम नहीं है तो सर्वांगसम नहीं होगा। जैसे इस दोनों का क्या है, लंबाई 5 5 है, तो ये दोनों क्या है सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ पर एक 3 मीटर का 3 यूनिट का बना लेते हैं लाइन, तो ये क्या सर्वांगसम है, नहीं है। अगर इसका कोई सर्वांगसम रेखा लेना है तो ये क्या लेना है, वो भी 3 लेना पड़ेगा, तब क्या होगा सर्वांगसम होगा। चलिए अब एक और जैसे कोण लेते हैं,
कोण मान लीजिए क्या है 30 डिग्री है, ये भी क्या है 30 डिग्री, क्या है PQR है, ये क्या है ABC। देख रहे हैं कोण का नाम तो अलग अलग है लेकिन इसका माप क्या है सेम है, तो दोनों क्या होगा सर्वांगसम होगा। अगर एक जैसे और दूसरा लेते हैं, मान लीजिए इसका है 35, क्या ये दोनों सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा सर्वांगसम होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छा, सर्वांगसम को हम लोग एक संकेत से दर्शाते हैं सर्वांगसम को, जैसे यहाँ लिख लेते हैं। सर्वांगसम का संकेत है ये कैसे दर्शाते हैं? ये बराबर देकर ऊपर में एस जैसा दे देते हैं आकृति। कैसे देते हैं? एस जैसा दे देते हैं, इसको सर्वांगसम बोलते हैं। जैसे ये लिखे हैं तो जैसे यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं PQR S। क्या बोलेंगे? दोनों एक दूसरे में सर्वांगसम है, तो अब हम ऐसे जिसे हम क्या लिखेंगे ABCD, चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS सर्वांगसम है, ऐसे लिखेंगे। आइए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD सर्वांगसम चतुर्भुज PQRS। ये जो इतना लिखने के बजाय हम इससे भी काम चला सकते हैं सर्वांगसम के संकेत से, तो ध्यान रखना है, ये भी लिखेंगे। चलिए इसको समझ लीजिए, तो उसे मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे सर्वांगसम समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन देखिए हम लोग सर्वांगसम कब तक ऐसे भुजा देखकर और एक दूसरे को अध्यापित करके आकृतियों को समझेंगे। सर्वांगसम के कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियम को हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग बिना आकृतियों को एक दूसरे पर अध्यारोपित किए और बिना देखे कि कितना लंबाई है बता सकते हैं कि ये त्रिभुज ये आकृतियाँ सर्वांगसम है या नहीं है। तो त्रिभुज के सर्वांगसम के नियम हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 9th क्लास में क्या क्या पढ़े थे एक नज़र डालना चाहूँगा उस पर, कि त्रिभुज के सर्वांगसम होने की कसौटियाँ बोलते हैं, क्या क्या थी? एक थी SAS, दूसरी AAS, तीसरी OAS होता है, तीसरी होता है ASA, तीसरी AAS, चौथी SSS, पाँचवीं RHS। यही 5 कसौटी पड़े थे, यही 5 ही होती है। इसको बारी बारी से एक बार समझा दे रहे हैं क्या होता है SS, AS, AS, SSS, RHS। देखिए एस क्या होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं। एस क्या है? साइड है, साइड जिस क्या होती है त्रिभुज की भुजा होती है। ए क्या है? एंगल है, जो क्या होती है कोण होती है त्रिभुज की। चलिए ए से एस समझने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे? ए से एस, ये ए से समझने का प्रयास करते हैं। जब दो त्रिभुज में दो गो भुजा, मान लीजिए 8 है 7 है 8 है 60 डिग्री 60 डिग्री। जब दो त्रिभुज में दो गो भुजा देखिए बराबर, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। दो गो भुजा आपस में बराबर हो, एक भुजा और ये एक बीच वाला कोण, दोनों भुजा के बीच वाला कोण। देखिए बीच वाला क्या है? ये जो भुजा है ना, ये भुजा और ये भुजा दोनों के बीच का कोण नहीं है। अगर यहाँ का होता तो किनारे वाला होता, तो ये वाला भुजा ये वाला, दोनों भुजा के बीच में क्या रहे कोण। अगर दो गो भुजा बराबर हो दो त्रिभुज में आपस में और उसके बीच वाला कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कैसे? AS से, क्योंकि देखिए बीच में कोण है तो क्या करेंगे? बीच में लेंगे। दो गो भुजा किनारे हैं तो किनारे लेंगे।
यानी कि जब दो भुजा नहीं जब दो त्रिभुज में दो भुजाएं और उसके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो किससे सर्वांग सम होते हैं? ए से एस से। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण और उसकी बीच की भुजा आपस में बराबर हो, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे ये वाला, तो मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है 30 है, ये क्या है 60 है, मान लीजिए 8 है, 30 है, ये 60 है, ये 8 है। यहाँ देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है आपस में और उसके बीच की भुजा बराबर। देखिए ये कोण के बीच में क्या भुजा आ रहा है, यानी कि दो कोण और बीच की भुजा बराबर होती है तो क्या होता है? ए एस ए से सर्वांग सम होता है। ऐसे ही ये क्या होता है? जब दो कोण और एक किनारे की भुजा बराबर होती है तो किससे सर्वांग सम होता है? ए ए एस से होता है। एस 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 से सर्वांग सम मतलब जब तीनों भुजा उस त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर होगी तो क्या होगा? एस एस एस। और ये आर एच एस मतलब आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये समकोण त्रिभुज में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। एच मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, जिसको कर्ण बोलते हैं। एस मतलब साइड, मतलब दो समकोण त्रिभुज ऐसा दिया हो जिसमें राइट एंगल तो बराबर होंगे ही, इसमें भी 90 उसमें भी 90, जिसका हाइपोटेनस भी बराबर हो। और दो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक हाइपोटेनस होता है और जो दो भुजाएं होती है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक को बेस एंड एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एक हाइपोटेनस होता है। जब दो त्रिभुज में राइट एंगल तो सेम है, जब उसके हाइपोटेनस बराबर हो और कोई एक भुजा वो परपेंडिकुलर वाली भुजा हो या बेस वाली भुजा हो, दोनों समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। किससे? आर एच एस एस से। चलिए ये तो हम लोग 9th में पढ़ चुके थे, वैसे एक नज़र इसको बता दिए, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग सर्वांग सम समझ चुके होंगे। अगर सर्वांग सम में और अच्छी जानकारी चाहिए और अच्छा ढंग से समझना है कि सर्वांग सम क्या होता है, सब ए से एस, भुजा कोण भुजा कोण कहाँ से आया है, इसका प्रूफ क्या है, तो हम 9th क्लास का जब शुरू करेंगे क्लास तो उसमें एकदम प्रूफ के साथ टॉपिक वाइज टॉपिक सर्वांग सम पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। अभी तो हम फ़िलहाल 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किए। तो अभी फ़िलहाल 10th क्लास में वो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन मैं सर्वांग सम का हम लोग समझ रहे थे अंतर सर्वांग सम और समरूप में। तो सर्वांग सम के बारे में जो पढ़ रहे थे तो बता दिए कि सर्वांग सम क्या होता है और दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के क्या क्या कसौटियाँ है वो बता दिए। वैसे कसौटियाँ का प्रूफ हम लोग 9th क्लास में प्रूफ के साथ पढ़े होंगे। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ये पढ़िए। तब तक हमें 9th क्लास का बहुत जल्द ही शुरू में हम कोशिश करेंगे कि जियोमेट्री ही चले जिसमें त्रिभुज हो, और साथ साथ वो आप लोग 9th क्लास पढ़ेंगे तो ये और अच्छी ढंग से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? समरूप पढ़ेंगे। हम देखिए 10th क्लास में हम लोग को त्रिभुज में समरूप ही पढ़ना है। हम सर्वांग सम अलग से बताए कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, उसका भी मतलब समझिए। सर्वांग सम समरूप थोड़ा मिलता जुलता है, एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसलिए उसके बारे में चर्चा कर लिए। नहीं तो हम लोग को 10th में केवल ये समरूप पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं। दो ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप कही जाती है। कब कही जाती है? यदि उनके माप बराबर हो या न हो लेकिन आकार बराबर हो। देखिएगा ध्यान से, हम लोग सर्वांग सम में क्या पढ़े थे कि जब दो आकृतियाँ ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांग सम होती थी। कब होती थी? जब उनके आकार बराबर हो और साथ साथ उसके माप भी बराबर हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है कि उसके माप बराबर हो या ना हो, होगा तो वो ठीक, ना होगा तो वो ठीक, लेकिन इनके आकार बराबर हो तब क्या कहेंगे? समरूप बोलेंगे। देखिए उनके माप बराबर हो या न हो लेकिन आकार क्या हो? बराबर हो, तब क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वृत्त लेते हैं, दो वृत्त। देखिएगा एक छोटा वृत्त बना है, एक बड़ा वृत्त बनाए हैं। वर्ग लेते हैं,
समबाहु त्रिभुज लेते हैं। चलिए मान लीजिए समबाहु त्रिभुज 3 3 3 है, ये 6 6 6 है, 4 4 4 4 है, ये 8 8 8 8 है। इसकी मान लीजिए त्रिज्या क्या है 6 है, इसकी त्रिज्या क्या है 10 है मान लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो आकृतियाँ है समरूप है या नहीं। समरूप का हम लोग परिभाषा समझ गए हैं कि समरूप का परिभाषा होता है कि जब दो आकृतियाँ का माप बराबर हो या ना हो लेकिन उनके आकार बराबर हो तो क्या होंगे, समरूप होंगे। और सर्वांगसम में क्या होते थे कि जब दो आकृतियाँ सर्वांगसम तब होती थी जब उनके आकार और माप दोनों बराबर होते थे। इसमें क्या बराबर होनी चाहिए, केवल आकार भी। देखिए यहाँ पर लिखने का मतलब उनके माप बराबर हो या ना हो लेकिन आकार बराबर हो। तो इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि माप बराबर होगा तो समरूप नहीं होगा, होगा तब वो ठीक, नहीं होगा तो वो ठीक। लेकिन केवल और केवल उसका केवल नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, बराबर। जरूरी क्या है समरूप के लिए, आकार जरूरी है। ये नहीं कि हम उसका माप भी बराबर कर देते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं ये समरूप नहीं होगा, अगर माप आकार दोनों बराबर है तो सर्वांगसम होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। माप बराबर होगा तब वो ठीक, नहीं ठीक, लेकिन नहीं होगा तब वो ठीक। लेकिन हमें समरूप के लिए क्या देखना है, माप पर तो जाना ही नहीं है। अगर कोई पूछता है कि बताइए समरूप है या नहीं, तो माप पर मत जाइए, पहले देखिए उसका आकार। माप बराबर हो ठीक, नहीं हो ठीक, अगर आकार बराबर तो सिमिलर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए आकार यहाँ पर बराबर की जगह पर समान लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर दो आकार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2, मतलब 3 जोड़े बनाए हैं। इसमें दोनों में वृत्त बनाए हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। इसमें भी 2 वर्ग बनाए हैं, दोनों की भुजाएं क्या है, अलग अलग है। इसमें भी समबाहु त्रिभुज 2 बनाए हैं, दोनों की भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो क्या हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये सिमिलर है, सिमिलर है, क्योंकि देखिए ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो क्या हो जाएगा, वृत्त वृत्त तो क्या होंगे, दुनिया के सभी वृत्त उनकी त्रिज्या कितनी भी बड़ी हो, इतनी छोटा वृत्त हो या इतना छोटा वृत्त हो, दुनिया का ब्रह्मांड का कोई भी वृत्त ले लीजिए और उनकी त्रिज्याएं अगर सेम है या नहीं है लेकिन वृत्त होना चाहिए तो क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसे ही दुनिया का कोई भी वृत्त वर्ग ले लीजिए, अगर उसकी भुजा कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, अगर उनका आकार ये माप सेम हो या नहीं हो लेकिन वो समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर के लिए इतना काफ़ी है, उसका क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और एग्जाम्पल। एक 2 और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या बताइए, एक वृत्त और एक वर्ग समरूप होगा, तो चुपचाप बिना दिमाग लगाए केवल आँख से देखकर बताइएगा कि ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि आकार देखिए अलग है, ये आकार वृत्ताकार है, ये आकार वर्गाकार है। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, बोलेंगे कि बताइए एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप होगा। तो फिर क्या करना है, बिना दिमाग लगाए आँख से देखना है और इसे काट देना है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज है और ये क्या है, वर्ग है या चतुर्भुज है, जो भी है, लेकिन इसकी दोनों क्या है, अलग अलग आकृति है, इसलिए समरूप नहीं होगा। एक 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे इस बार
एक आयत लेते हैं जो क्या क्या है, 8 है, 8 है, ये क्या है, 2 है, 2 है। इसको मिटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा अलग होगा, चेंज होगा टाइप। एक लेते हैं, वर्ग लेते हैं, इसकी भुजा क्या है, 4 4 4 4 है। ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, आयत है। हम बोलेंगे कि बताइए समरूप होगी दोनों आकृतियाँ, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए। किसी किसी के मन में आता होगा कि हाँ होगी, किसी किसी के मन में आता होगा नहीं नहीं होगी, क्योंकि ये आयत है, ये वर्ग है। ठीक है, एक आयत है, एक वर्ग है, एकदम नहीं होगी, ये सर्वांग समरूप नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, आयत है, ये वर्ग है। और देखिए समरूप पहचानने का एक और तरीका है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। क्या तरीका है कि जैसे कि हम समरूप पहचानने का तरीका है कि कोई भी आकृति हो, कोई भी हो, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और उसी कोण के संगत भुजा बराबर होना चाहिए, संगत भुजा बराबर और संगत कोण बराबर। तब क्या होगा, वो बहुभुज लेकर चलेंगे, बहुभुज में आप त्रिभुज भी ले सकते हैं, चतुर्भुज में ले सकते हैं, पंचभुज भी ले सकते हैं, षटभुज भी ले सकते हैं। तो बहुभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा बराबर हो। तो इसमें वो देखिएगा, जैसे देखिए इसकी संगत कोण की बात की जाए इस दोनों आकृति में, तो बोलिएगा कि सर संगत कोण तो दोनों में सेम है, क्योंकि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। तो ये तो ठीक है, समरूप हो गया, संगत कोण बराबर हो गया। अब संगत भुजा की बात करेंगे, तो भुजा देखते हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात लिखना है यहाँ पर, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, भुजा लेंगे, इसका 8, इसका क्या है 4 है, क्या लिखेंगे, दोनों का अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात लिखने के लिए क्या करते हैं, 8/4 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 ये वाला भुजा ले लिए जिससे, फिर ये वाला लेंगे, तो क्या लेंगे 2/4 लेंगे, फिर इसी तरह क्या लेंगे 8/4 लेंगे, फिर क्या लेंगे 2/4 लेंगे। समझ आ रहा होगा। इसके संगत ये वाला एक बार अनुपात लिए, एक बार ये वाला, 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 एक बार देखेंगे कि इसका अनुपात जो है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। देखिए 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, देखिए बराबर है नहीं है, बराबर है नहीं है, बराबर है नहीं है। देखिए यहाँ क्या है 2/1 आया है या 1/2 आया है, 2/1 आया है, 1/2 आया है। लेकिन क्या होना चाहिए, समरूप होने के लिए सभी बराबर होना चाहिए, जितने भी भुजाओं के अनुपात है सभी। यहाँ पर देख रहे होंगे क्या 1/2 बराबर है, यहाँ पर 2/2 2/1 बराबर है, लेकिन चारों बराबर नहीं है। समरूप के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी भुजा के अनुपात होंगे कब सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब समरूप होगा। अगर बराबर नहीं है तो समरूप नहीं होगा। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कब समरूप होंगे, बहुभुज, दो बहुभुज चाहे कितना भी बहुभुज समरूप होंगे कब होंगे, जब संगत कोण बराबर होंगे, बराबर हो, और क्या संगत भुजाओं
का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो ध्यान देना है। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। दो आकृति और लेते हैं, एक जैसे कि वर्ग लेते हैं। एक क्या करेंगे, एक वर्ग लेंगे, मान लीजिए वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या है 2 2 2 2 है। एक क्या लेंगे, समचतुर्भुज लेंगे जिसकी भुजा क्या है 2 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात देखिएगा तो 2/2 2/2 2/2 2/2 सब बराबर होगा। 2/2 क्या होगा, सब क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना बराबर। लेकिन इसका अब लोग बोलिएगा कि तब तो ये समरूप होगा, जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए। कोई एक बराबर होता है समरूप नहीं होगा। समरूप होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देख रहे थे कि भुजा तो बराबर था सब में, इस समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है, सबकी 2 2 है, और ये वर्ग के भी 2 2 थी। लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज का कंफर्म नहीं है कि क्या होता है। तो इसलिए दोनों आकृतियाँ ये क्या होगी, सर्वांग नहीं होगी। और एग्जाम्पल 1 2 लेते हैं। चलिए देखिए, दो आकृतियाँ दो को युग्म बनाए हैं, आकृति का 2 युग्म, एक ये है और एक ये है। दोनों में चेक करना है कि बताइए ये दोनों समरूप है या ये दोनों समरूप है या दोनों समरूप है, चेक करना है। चेक करने का अच्छा उपाय है, 2 बहुभुज समरूप होंगे कब, देखिए बहुभुज लिखे हैं ना, तो 1 सेकंड इसको लिख लीजिएगा, पहला दूसरा, एक और यहाँ पर पहला ये लिखिएगा, दूसरा ये तीसरा। पहला में लिखिएगा कि बराबर भुजाओं की संख्या से समान भुजा, समान भुजा, समान भुजा नहीं लिखिएगा, भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर, संख्या बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि बराबर इसलिए ये पॉइंट लिखे, ये नहीं कि एक हो त्रिभुज हो एक चतुर्भुज हो, अब उसमें अब खोजिएगा कि समरूप है कि नहीं है। तो चुपचाप ये पहले ये देख लीजिए कि भुजा बराबर है कि नहीं। भुजा देखिए ये 3 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या है ये पहले समरूप नहीं है। इन्हें लगिए इसमें देखने की संगत कोण बराबर है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, सब देखिए। ऐसे नहीं, चुपचाप पहले भुजा गिन लीजिए, भुजा अगर बराबर है मतलब दोनों में भुजाओं की संख्या समान है तब ये आगे बढ़िए, नहीं तो यहीं से देखकर अगर भुजा बराबर नहीं है तो यहीं से बोल दीजिए कि समरूप नहीं है। अगर ये भुजाओं की संख्या बराबर है तब आगे बढ़िए, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इस दोनों को चेक करते हैं। देख रहे हैं कि भुजाओं की संख्या सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब दोनों त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 3 होती है, सेम है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे कि समरूप है कि नहीं है चेक करने के लिए। तो देख रहे हैं पहले चेक करेंगे कि कौन से कोण के संगत कोण बराबर है। मतलब कोण ए अगर लेते हैं तो कोण ए का संगत कोण कौन है, इस त्रिभुज का कोण है, उस त्रिभुज का संगत क्या है कोण, बोलिएगा कोण क्या है, कोण ए का मान कितना है 50 डिग्री। अब इसमें देखेंगे कि 50 डिग्री किसका मान है, तो देख रहे हैं कि कोण किसका है, कोण आर का है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 60 कोण बी लेते हैं तो कोण बी का मान इस त्रिभुज में क्या है 60 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री किसका है, कोण क्यू का, क्या होगा कोण क्यू बराबर होगा। फिर देख रहे हैं कि कोण सी लेते हैं, कोण सी ना बच रहा है, तो कोण सी का मान 70 डिग्री है और इसमें क्या है कोण पी का मान 70 डिग्री है। 1 सेकंड देख लेते हैं कि नीचे का वीडियो आ रहा है या नहीं, नहीं तो साइड में बताएंगे। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ध्यान से, संगत कोण तो देख रहे हैं बराबर है, जो दोनों में कोण तो आपस में बराबर है, लेकिन संगत भुजा चेक करना है। संगत क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
संगत भुजा अगर बराबर कोण के सामने वाली भुजा लेते हैं तो क्या होता है, संगत भुजा कहते हैं। क्या करेंगे, बराबर कोण के सामने वाली भुजा लेंगे। तो बराबर कोण कौन कौन है, कोण ए और आर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात लेना है तो बराबर भुजा के अनुपात लेंगे। तो बराबर संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो संगत भुजा कैसे बनाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन कोण बराबर है। तो वो कोण की भुजा लेंगे, अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात में बदल देंगे। कौन कौन कोण बराबर है, ए और आर। तो ए और आर की संगत भुजा क्या होगी, जिस कोण की संगत भुजाएं निकालनी होती है उस कोण के सामने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की संगत भुजाएं निकालनी होती है उस कोण के सामने जाते हैं। तो ए के लिए संगत भुजा चाहिए तो ए के सामने क्या है, देखिए क्या है, ए के सामने BC है तो क्या लिखेंगे BC। फिर क्या है, कोण आर है तो कोण आर का संगत भुजा क्या है, कोण आर इसमें देख रहे हैं तो क्या है, PQ है। क्या है, PQ है। तो संगत भुजाओं का क्या लिखना है, अनुपात लिखना है। तो क्या लिख देंगे, अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुपात में। तो क्या हुआ, PQ हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, बी के संगत क्या है, AC है। फिर Q के संगत क्या है, Q क्या है, Q है तो इसका संगत क्या है, PR है। क्या है, PR। और दोनों क्या अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अनुपात बराबर कर देंगे। फिर कोण C के संगत क्या है, AB है। कोण C का, कोण P के संगत QR है। तो देखिएगा ध्यान से, संगत लेकर अनुपात में बदल दे रहे हैं क्योंकि संगत भुजा का अनुपात चेक करना है। तो सबका अनुपात में बदल दिए। अब अनुपात चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए, चलिए वीडियो आ रहा है। BC का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पर BC है, कितना मान है, 5 है। बाई PQ का मान कितना है, इसका भी क्या है, 5 है। फिर आगे बढ़ेंगे, AC का मान कितना है, 6 है। फिर PR का मान कितना है, 6 है। ऐसे AB का मान 7 है और SPQ का मान 7 है। तीनों देख रहे हैं तो क्या है, बराबर है। तीनों क्या है, बराबर है। तो क्या समरूप होगा, देख रहे हैं इसका कोण भी बराबर है और कोण के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो इसलिए समरूप होगा। आगे वाली भुजा चेक करते हैं। तो आगे वाले में चेक करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, बराबर कोण लेंगे। बराबर कोण कौन कौन है, इसका नाम नहीं दिए हैं, नाम दे रहे हैं, ABC PQ R। तो 50 डिग्री चेक करें, पहले कोण A लेते हैं तो कोण A कितना है, 50 डिग्री है। तो इसमें क्या है, 50 डिग्री Q है। तो यानी कोण A बराबर किसके बराबर है, कोण Q के। फिर आगे देखेंगे, अगर कोण B लेते हैं तो कोण B का मान कितना है, कोण B का मान 85 है। तो इसमें भी 85 किसका है, कोण R का। तो कोण R के बराबर लिखेंगे। फिर कोण C लेंगे, कोण C लेंगे तो कोण C का मान 45 है। इसमें 45 किसका है, कोण P का है। तो क्या लिखेंगे, कोण P लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बराबर कोण पता चल गया। अब इस बराबर कोण की संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। तो A और Q का अनुपात लेंगे। तो A की सामने की भुजा क्या है, संगत क्या है, 7 है। और Q की सामने की भुजा 6 है। तो क्या करेंगे, 7/6 करेंगे। फिर यहाँ चेक करेंगे B और R की। तो B के सामने की भुजा क्या है, 9 है। क्या लिखेंगे, 9 लेंगे। और R के सामने की भुजा 9 है। तो इसका भी क्या लेंगे, अनुपात में लेंगे। फिर क्या बच रहा है, कोण C और P। कोण C के सामने की भुजा क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। और P के सामने की भुजा क्या है, 7 है। चेक कीजिए क्या बराबर है, देखेंगे बराबर नहीं है। तो इसलिए समरूप क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, समरूप नहीं होगा, यानी समरूप नहीं है, ये समरूप है। चलिए फटाफट देखिए। अगर समझ में अभी नहीं आया हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता होगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल में 2 त्रिभुज बनाए हैं। 2 त्रिभुज जैसे PQR एक है और एक क्या है, ABC है। चेक करना है कि समरूप है या नहीं। चलिए चेक करते हैं।
चेक करने के पहले क्या करेंगे, भुजा की संख्या देखेंगे, तो भुजा की संख्या बराबर है। फिर क्या देखेंगे, संगत कोण देखेंगे। तो कोण संगत देखिए कि कौन कौन है, बराबर है कि नहीं है। तो देखेंगे कोण P अगर लेते हैं तो कोण P किसके बराबर है, कोण P का मान कितना है 40 डिग्री, और इसमें किसका 40 डिग्री है, कोण B का। तो क्या लिखेंगे, कोण B। फिर आगे बढ़ेंगे, अब कोण Q लेंगे, कोण Q, एंगल Q लेंगे। कोण Q का मान कितना है 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। तो इसमें 20 डिग्री किसका है, कोण C का। तो क्या लिखेंगे, कोण C बराबर है। फिर आगे बढ़ेंगे, कोण R लेंगे, तो कोण R का मान 120 डिग्री है। इसमें 120 डिग्री किसका है, कोण A का। तो कोण A लेंगे। अब कोण पता चल गया, अब क्या करेंगे, भुजा देखेंगे। क्या देखेंगे, भुजा देखेंगे। चलिए इसका संगत भुजा लेते हैं। संगत आप लोगों को बता दिए, जो जो कोण बराबर होगा उसके सामने वाली भुजाओं का अनुपात लेंगे तो वो क्या होगा, संगत भुजा होगा। क्या होगा, जो जो कोण बराबर हैं उनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात में चेंज कीजिए, वही क्या होगा, संगत भुजा होगा। तो यही कोण दोनों बराबर है, तो इनकी संगत इनकी सामने वाली भुजा ले लीजिए। कोण P के सामने क्या होगी, क्या होगी, QR। QR लिखेंगे, या डायरेक्ट आप क्या लिखिए, 5 लिखिए। QR का मान कितना है 5। और इस B के सामने वाली भुजा क्या होगी, B के सामने वाली भुजा क्या होगी, AC। और AC का मान कितना है 10। तो 10 अनुपात में चेंज करना है तो अनुपात में बदल दीजिए। फिर इसमें आइएगा तो कोण Q और कोण C के सामने वाली भुजा का अनुपात लेना है। तो कोण Q के सामने क्या है PR है, और PR का मान कितना है 3 है। कोण C लेंगे, कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB है, और AB का मान कितना है 6। तो दोनों किस में बदलना है, अनुपात में। फिर इसमें आएंगे कोण R का क्या है, PQ है, और PQ का मान कितना है 9। अनुपात में बदलेंगे किस, कोण A। तो कोण A यहाँ है, कोण A की मान कितना है 18 है। कटाएंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, यानी कि इसका जो संगत कोण तो बराबर है, साथ साथ क्या है, इसकी संगत भुजा भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, ये समरूप है। क्या है, समरूप है। एक और एग्जाम्पल लेंगे। एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं ABC कोण लेते हैं 60 70 50, या भी वही लेते हैं 60 50 70। अब भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए भुजा कितनी है, 5 है, 8 है, 6। ये मान लीजिए कितना होगी, 8 है, 5 है, 6। इसको क्या नाम देते हैं, PQR। चलिए इसको पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। तो पहले क्या करना है, हमें देखना है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। फिर क्या देखेंगे, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन है, संगत कोण पहले बराबर करेंगे कि कौन कौन कोण बराबर हो रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। पहले कोण A लेते हैं, इस त्रिभुज में कोण A ले रहे हैं, तो कोण A का मान देखिए कितना है, 60 डिग्री है। और इसमें चेक करेंगे कि 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। इसका नाम क्या है, कोण R। क्या लिखेंगे, कोण A और कोण R क्या है, बराबर है। एंगल A और एंगल R क्या है, बराबर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कोण B क्या लेंगे, एंगल B लेंगे। एंगल B देखेंगे मान कितना है, 70 डिग्री है। इसमें देखेंगे 70 डिग्री किसका है, तो देखिए एंगल P का। तो क्या लिखेंगे, एंगल P, यानी उसका भी 70 इसका भी 70, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब क्या लेंगे, कोण C लेंगे। कोण C किसके बराबर हो जाएगा, इसका 50 डिग्री है, इसका 50, तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। चलिए बराबर कोण पता चल गया। अब क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, हम बार बार बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात लेना है ना, तो देखेंगे कौन कौन भुजा बराबर है। जो जो भुजा बराबर होगी ना, उसके सामने वाला नहीं, कौन कौन कोण बराबर है, सॉरी चेक करना है कि कौन कौन कोण बराबर है। जो जो कोण बराबर होगा ना,
उसका सामने वाला भुजा लेंगे और उसको अनुपात में बदल देंगे। इसकी सामने वाली भुजा लेंगे और उसको अनुपात में बदल देंगे। इसकी भी भुजा लेंगे, सामने वाला अनुपात में बदल देंगे। इसकी भी भुजा लेंगे, सामने वाला और अनुपात में बदल देंगे। अगर तीनों का अनुपात देखेंगे बराबर है तो समरूप है, नहीं तो नहीं है। चलिए ए और आर लेते हैं। ए और आर लेंगे तो ए के सामने वाली भुजा क्या है? ए के सामने भुजा क्या है? BC है, और BC का मान कितना है? 6 है। फिर आर के सामने वाली भुजा क्या है? PQ है, और PQ का मान कितना है? 6 है। दोनों किस में बदलना है? अनुपात में, संगत अनुपात में बदल देंगे। फिर B और P के सामने वाली भुजा लेंगे तो B के सामने क्या होने से भुजा है? AC है, और मान कितना है? 8 है। और P के सामने की भुजा क्या है? 5 QR है, और इसका मान क्या है? 5 है। फिर आगे बढ़ेंगे कोण C और कोण Q। कोण C के सामने की भुजा क्या है? AB है, और इसका मान क्या है? 5 है। कोण Q किधर है? हाँ, यहाँ पर। कोण Q किसके सामने की भुजा है? PR के सामने की। क्या है? कोण Q के सामने क्या है? PR है, तो PR का मान कितना है? 8 है। तीनों चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। देखिए तीनों बराबर है, देखिए नहीं है, तो नहीं है तो क्या बोलेंगे? ये समरूप है? एकदम नहीं है, समरूप ये नहीं है। आशा करते हैं आप लोग, अगर 2 त्रिभुज दिया हो, उसके कोण और भुजा भी दिया हो, तो आप ये समरूप है या नहीं है पहचान जाएंगे। अगर नहीं अभी तक समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, या मेरे व्हाट्सएप पर जाकर सीधे मैसेज करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया है। मैं वादा करता हूँ ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आए शुरू में तो सर्वांगसम पढ़े और समरूप भी पढ़ लिए। अभी सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर होता है कि सर्वांगसम बोलता है कि मुझे किसी भी आकृति का आकार और माप दोनों बराबर चाहिए, और समरूप बोलता है कि नहीं, मुझे केवल समरूप, मुझे तो माप से लेना देना नहीं है, आकार से लेना देना है। आकार क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक बार इसको मिटाकर एक नज़र में सब जो पढ़े हैं लिख देते हैं।